ए उसका कोएफिशिएंट ए, बी उसका कोएफिशिएंट बी। एक रिएक्शन है, ए उसका कोएफिशिएंट ए, बी उसका कोएफिशिएंट बी, हमें क्या दे रहा है? प्रोडक्ट। इसके लिए हम रेट का लिख रहे हैं। अब देखो ये रेट है कि रेट इज डायरेक्टली कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होगा, तो लिखा हमने, और प्रोपोर्शनलिटी को हटा के हमने क्या लगाया कि ये है रेट कांस्टेंट। इसको हम कहेंगे रेट कांस्टेंट, इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट। और ए और बी ये रिएक्टेंट्स हैं और ब्रैकेट्स क्या है इनकी? कंसंट्रेशन इन मोल्स पर लीटर। इसको पता है, इस इक्वेशन को हम कहते हैं रेट लॉ। अब थोड़ा आ जाओ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे। इक्विलिब्रियम में हम क्या पढ़ते थे? इक्विलिब्रियम में के ई यानी के कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम क्या लिखते थे? सेम देखो, ए को हमने रिएक्टेंट्स को लिखा। इक्विलिब्रियम में हम क्या करते थे? प्रोडक्ट्स को ऊपर लिखते थे, प्रोडक्ट्स को ऊपर और रिएक्टेंट्स को नीचे। तो ये हम यहाँ प्रोडक्ट्स को मैं नहीं लिख रहा हूँ, सिंपल मैं प्रोडक्ट्स को नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ रिएक्टेंट्स को लिख रहा हूँ। समझ, इन दोनों को समझने के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम क्या करते थे? रिएक्टेंट्स को लिख रहे थे, और ये ब्रैकेट्स कंसंट्रेशन, यहाँ भी ब्रैकेट्स कंसंट्रेशन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में ये बी इसका कंसंट्रेशन, ब्रैकेट इसका कंसंट्रेशन। लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में हम क्या लिख रहे थे? जो इसके स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं उसको हम किस में लिख रहे थे? पावर में। इसका मतलब क्या है? जितना यहाँ स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बढ़ेगा उतना यहाँ इसकी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन क्या होगी? ज़्यादा होगी। मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में जो लॉ ऑफ मेस एक्शन है, लॉ ऑफ मेस एक्शन क्या कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन किस से इक्वल है? स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ऑफ रिएक्टेंट। जितने रिएक्टेंट्स के जो स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं उससे वो इक्वल है। और लॉ ऑफ मेस एक्शन में स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को हम किस में लिख रहे थे? पावर्स में। तो ये पावर्स थे, ये पावर्स कहाँ से हमने लिया है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। थोड़ा मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। इक्विलिब्रियम में लॉ ऑफ मेस एक्शन हम अप्लाई कर रहे थे कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू बैकवर्ड। और लॉ ऑफ मेस एक्शन क्या कहता था कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट्स, जो रिएक्टेंट का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो उसकी कंसंट्रेशन और उसके स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे डिपेंड करता है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड देयर स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। जो कंसंट्रेशन है कितना है और स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होता है, वो उसका वो कहाँ से आता है? वो हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से ले। जैसे कि ए का स्टाइकोमेट्रिक क्या है? स्मॉल ए है, इसको पावर में लिखा। तो लॉ ऑफ मास एक्शन में हमने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट किया, लेकिन जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो क्या है? स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, उसको हम लॉ ऑफ मेस एक्शन में कहाँ रख रहे थे? पावर्स में। तो हम कह सकते हैं लॉ ऑफ मेस एक्शन क्या करता है कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन का जो रेट है वो डिपेंड किस पे करता है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स यानी उसके एक्टिव मासेस, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और उसका स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। और स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हमें कहाँ से मिलता था? बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। लेकिन रेट लॉ में देखो, रेट लॉ में हमने क्या लिखा है? पावर्स लिखे हैं, लेकिन हमने ए और बी नहीं, हमने क्या लिखा है? एम और एन। इसका मतलब क्या है कि जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है, जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है, लॉ ऑफ मेस एक्शन क्या कर रहा था कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड देयर स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। जो इसके स्टाइकोमेट्रिक है उनको हमने पावर में रखते हैं। जितना ये स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बढ़ते जाएंगे उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता जाएगा। लेकिन रेट लॉ कहता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे डिपेंड नहीं करता। मतलब रेट लॉ एक्सप्रेशन में ये जो स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं इनको हम पावर में शो नहीं करेंगे। ये इनमें मेन डिफरेंस, क्योंकि ये कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिपेंड करता है और स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को हम पावर्स में लिखते हैं। लेकिन यहाँ हम पावर्स लिखते हैं, लेकिन ये जो पावर क्या है? एम और एन। और ये क्या है? स्टैको ए और बी। क्या हमने यहाँ ए भी लिखा? एम और एन। ये एम और एन क्या करते हैं? ये भी पावर्स है, लेकिन ये पावर्स हमने स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिटरमाइन नहीं किया है। तो हम कहते हैं कि रेट लॉ क्या करता है? ये भी एक एक्सप्रेशन है। ये क्या शो करता है? रेट ऑफ रिएक्शन
रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे है, लेकिन उसके पावर पे। लेकिन ये जो पावर है, ये पावर स्टैइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से नहीं आया है। ये कहाँ से आया है? ये हमने एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया है। तो हम कहते हैं कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डज नॉट, रेट लॉ में जो हम क्या लिखते हैं कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन स्टैइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे डिपेंड नहीं करता। रेट ऑफ रिएक्शन में जो पावर होता है, ये पावर स्टैइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से हम नहीं निकालते। ये पावर हम कहाँ से लेते हैं? ये पावर हम डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट करके इस पे लगाते हैं। जैसे कि ए का कंसंट्रेशन पावर एम, एम क्या है? ऑर्डर ऑफ, और ये पावर है रेट लॉ में जो ये पावर है, इसको हम क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ऑर्डर मतलब जितना ये पावर बढ़ेगा, जितना ये पावर बढ़ेगा, फर्स्ट करो एम है, एम की वैल्यू 1 है, मतलब रिएक्शन ए के हिसाब से 1 फर्स्ट ऑर्डर है। अगर बी की वैल्यू 2 है तो हम कहेंगे रिएक्शन बी के हिसाब से 2। ये जो 1 और 2 या एम और एन है, ये स्टैइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से हम डिटरमाइन नहीं करते। ये कहाँ से डिटरमाइन करते हैं? एक्सपेरिमेंटली। तो मेन डिफरेंस लॉ ऑफ मेस एक्शन और रेट लॉ में क्या है? इन रेट लॉ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में जो पावर है, जो पावर किसको शो करता है रेट लॉ में? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। और ये पावर स्टैइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल होता भी है, नहीं भी होता, जनरली नहीं होता। मतलब ये जो पावर है, ये जो रेट लॉ में जो पावर आप लगाते हो, ये पावर स्टैइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से हम नहीं लेते। ये कहाँ से करते हैं? एक्सपेरिमेंट से डिटरमाइन करते हैं। तो लॉ ऑफ मेस एक्शन कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन किससे डिपेंड करता है? पावर पे, रिएक्टर्स के पावर पे। लेकिन ये पावर कहाँ से हमने लिया है? स्टैइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। और रेट लॉ कहता है ऐसा नहीं। लॉ ऑफ मेस एक्शन कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पावर्स ऑफ द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के पावर से है ये लॉ ऑफ मेस एक्शन। लेकिन ये पावर्स हमने कहाँ से निकाले हैं? स्टैइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट यानी बैलेंस इक्वेशन से। और रेट लॉ कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट से पावर से डायरेक्ट है। लेकिन ये जो पावर्स हैं, हमने जो है वो पावर्स हैं, हमने जो है वो स्टैइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से नहीं बल्कि एक्सपेरिमेंट से डिटरमाइन किया है। मतलब ये जो पावर्स हैं, इसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एंड पावर्स डिटरमिन्ड एक्सपेरिमेंटली। तो हम कहेंगे रेट लॉ कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्टैइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे डिपेंड नहीं करता। रिएक्टेंट के स्टैइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे डिपेंड नहीं करता, वो रिएक्टेंट के ऑर्डर पे डिपेंड करता है। और ये ऑर्डर को हम किस में शो करते हैं? पावर में। और ये ऑर्डर हम मालूम कैसे करते हैं? एक्सपेरिमेंट के थ्रू। अब अगर रिएक्टेंट 2 हैं तो ओवरऑल ऑर्डर हम क्या करते हैं? इसके पावर और इसके पावर को प्लस करते हैं तो हमें क्या मिलता है? ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन में हम जो पावर हम कहाँ से निकालते हैं? स्टैइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। और रेट लॉ में आप पावर को कहाँ से निकालते हो? एक्सपेरिमेंट। ये इसमें मेन है। और हमने कहा कि रेट लॉ में जो ये पावर्स हैं, ये ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस हैं। और ये पावर्स स्टैइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल होते भी हैं, नहीं भी होते, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट नहीं होते। कब है? जब रिएक्शन एक स्टेप में होता है। वो रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में होता है, उसके लिए आप जो है वो स्टैइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को यहाँ पावर में उसके ऑर्डर में शो। और हमने कहा कि 99% जो रिएक्शंस हैं सिंगल स्टेप में नहीं होते। जब रिएक्शन सिंगल स्टेप में नहीं होते तो हम क्या कहते हैं कि जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन यानी पावर ऑफ द रिएक्शन है, ये स्टैइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल नहीं होते। कांस्टेंट यानी के। रेट लॉ तो क्या था? रेट लॉ क्या था? पूरा एक्सप्रेशन था। रेट लॉ में हम क्या शो करते हैं? रेट लॉ किस चीज़ का बना है? रेट लॉ में क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट प्लस कंसंट्रेशन ऑफ ए और बी और उसका पावर यानी ऑर्डर। तो हमने कहा रेट लॉ के कंपोनेंट्स क्या हैं? रेट ऑफ रिएक्शन उसमें कांस्टेंट, दूसरा तीसरा कंसंट्रेशन ऑफ ए और बी, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन और उसका पावर यानी ऑर्डर। तो ये रेट लॉ के कंपोनेंट्स हैं। तो रेट लॉ के कंपोनेंट्स हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है रेट ऑफ रिएक्शन, उसके बाद के कांस्टेंट क्या होता है? अब देखो, के कांस्टेंट ये रेट कांस्टेंट है, ये हर रिएक्शन के लिए क्या होता है? स्पेसिफिक होता है। और रेट कांस्टेंट ये टेम्परेचर पे क्या होता है? चेंज होता है। जो रेट कांस्टेंट है ये टेम्परेचर के बेस पे क्या होता है? चेंज होता है।
ये जो रेट कांस्टेंट है ये टेम्परेचर के बेस पे चेंज होता है, और रेट कांस्टेंट, ये जो रेट कांस्टेंट है, एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक रेट कांस्टेंट, इनमें थोड़ा फर्क देखो। जो रेट कांस्टेंट है रेट ला वाला, ये जो रेट कांस्टेंट है रेट ला वाला, ये किसको शो करता है? इट टेल्स अस किसके? रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन और उसके पावर में रिलेशनशिप को शो कर। देखो रेट ला के इक्वल किससे है? कंसंट्रेशन ऑफ ए और उसका ऑर्डर, कंसंट्रेशन ऑफ बी और उसका ऑर्डर, मतलब जो के कांस्टेंट है या रेट कांस्टेंट किसको शो करता है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और उसके ऑर्डर में, ये क्या करता है? रिलेशनशिप को शो करता है। यहाँ हम कह सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन में जो रिलेशनशिप को शो करता है वो है रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट टेल्स अस रिलेशनशिप बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के बीच में जो रिलेशनशिप है वो रेट कांस्टेंट शो करता है। तो रेट कांस्टेंट हर रिएक्शन के लिए कांस्टेंट होता है इसका वैल्यू। तो रेट कांस्टेंट को हम स्पेसिफिक कांस्टेंट भी कहते हैं, इसको हम वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहते हैं, क्योंकि ये स्पीड को शो करता है। रेट कांस्टेंट क्या शो करता है? रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन एंड रेट ऑफ रिएक्शन। ये एक है रेट कांस्टेंट, एक है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दोनों में फ़र्क देखो। हमने कहा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या करता है? ये इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं करता। रेट कांस्टेंट ये भी इनिशियली रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट होता है। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये टेम्परेचर पे चेंज होता है, और रेट कांस्टेंट भी टेम्परेचर पे चेंज होता है। और हमने कहा कैटलिस्ट को ऐड करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन कैटलिस्ट को चेंज करने से यहाँ जो रेट कांस्टेंट है वो चेंज होता है। मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में हम क्या पढ़ते हैं? जितना आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज करोगे यहाँ रेट कांस्टेंट भी चेंज होगा। लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में अगर आप कैटलिस्ट को ऐड करते हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप रेट कांस्टेंट यहाँ अगर आप कैटलिस्ट को ऐड करते हो तो क्या होता है? रेट कांस्टेंट पे अफेक्ट होता है, मतलब कैटलिस्ट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। एक और चीज़ सिमिलरिटी देखो, रेट कांस्टेंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट टेम्परेचर डिपेंडेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। रेट कांस्टेंट टेम्परेचर के हिसाब से चेंज होता है, ये भी टेम्परेचर चेंज होता है। दूसरा, रेट कांस्टेंट जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं करता, ये भी इनिशियल पे डिपेंड नहीं करता। रेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम को चेंज नहीं करता, लेकिन रेट कांस्टेंट पे कैटलिस्ट का इफेक्ट होता है। नंबर तीसरा डिफरेंस, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है अगर आप स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को चेंज करते हो इसका वैल्यू चेंज होता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट वैल्यूज, लेकिन रेट कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट वैल्यूज, क्योंकि जो रेट कांस्टेंट में जो पावर्स है हम ये कहाँ से लेते हैं? एक्सपेरिमेंट से। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसमें स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से नहीं। जो रेट कांस्टेंट है ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं करता। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये क्या करता है? स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है।